आशीष कुमार गौतम आपका स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। आज मैं आपको प्राचीन इतिहास के स्रोत के बारे में बताने जा रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास के स्रोत। इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक साहित्य साक्ष्य, दूसरा विदेशी यात्रा विवरण, तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य जिसमें हमारे अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियां या चित्रकला। साहित्य साक्ष्य जिसे 2 भागों में बांटा गया, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य को 2 भागों में फिर बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य को कई भागों में बांटा गया, जिसमें हमारा वेद, जिसका मतलब ज्ञान, उपनिषद, समीप बैठना, आयणक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत। ब्राह्मणोत्तर साहित्य जिसमें हमारे बौद्ध और जैन धर्म शामिल हैं। लौकिक साहित्य जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक स्रोत, जीवन ग्रंथ, कल्प साहित्य ग्रंथ हैं। विदेशी यात्रा विवरण जो कि हमारे 3 प्रकार के हैं, जिसमें यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, अरबी लेखक। फाहन चीनी लेखक जिसमें हमारे फाहन, सुंग-युन, हेंग-सांग, इत्सिंग। अरबी लेखक जिसके अंतर्गत तारानाथ, तिब्बती, कंग्यूर व तंग्यूर के लेखक। और दूसरा अलबरूनी तहकीक के हिंद के लेखक। यूनानी रोमन लेखक जिसे कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें टेसियस ईरान, हेरोडोटस इतिहास के पिता, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान नियार्कस, अनेसिक्रेटस एंड अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक, डायमेकस, डायनोसियस, टॉलमी जियोग्राफी के लेखक, प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक। भौतिक अवशेष। टीला धरती की सतह के ऊपर उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, एकल सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। टीले की खुदाई 2 तरह से की जा सकती है, अनुलंब और क्षैतिज। अनुलंब उत्खनन का अर्थ सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना है, जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक इतिहास उद्घटित हो सके। क्षैतिज उत्खनन का तात्पर्य पूरे टीले की या उसके वृहद भाग की खुदाई से है। इस प्रकार की खुदाई से हम उस स्थान के काल विशेष संस्कृति का पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिसकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग जिस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनका ढांचा कैसा था, वे किस प्रकार के मृद भांड उपयोग में लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन किन अनाजों का उपभोग करते थे और किस प्रकार के औजार या हथियारों का उपयोग करते थे। दक्षिण भारत में कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ें भी कब्र में गाड़ते थे। इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारक को महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। जिस विज्ञान के आधार पर पुराने टीलों का क्रमिक स्तरों में विधिवत उत्खनन किया जाता है ताकि प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी कहते हैं। रेडियो कार्बन विधि द्वारा यह पता लगाया जाता है कि वे किस काल से संबंधित हैं। रेडियो कार्बन 14 C14 कार्बन का रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है, जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषता पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है।
राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। पशुओं की हड्डियों का परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं अनेक प्रकार के कार्य में लाए जाने का पता लगाया जाता है। सिक्के के अध्ययन को मुद्राशास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्राओं के भी माध्यम से ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुओं की बनाई जाती थीं। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी, उसे पंचमार्क या आहत सिक्का कहा जाता था। तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 सदियों के हैं। हमारे यहाँ आरंभिक सिक्के पर तो कुछ प्रतीक मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियाँ भी उल्लिखित हैं। यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियाँ उत्कीर्ण करने की परंपरा प्रारंभ की। सिक्कों का कार्य दान दक्षिण, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी के भुगतान में होता था, इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। मौर्य शासकों ने सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, कांसे, तांबे, प्रोटीन और सोने के बने हैं। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित किए। सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। अभिलेख सिक्कों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अभिलेख इसके अध्ययन को पुरालेखशास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगासकाई से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। अभिलेख मुहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं तथा इसके अलावा मंदिर की दीवारों और ईंटों या मूर्तियों पर भी मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में हैं तथा ये ईसा पूर्व 3वीं सदी के हैं। अभिलेखों में सांस्कृतिक भाषा ईसा की 2वीं सदी से मिलने लगी हैं तथा 4वीं 5वीं सदी में इसका सार्वत्रिक व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रयुक्त लिपियाँ: नंबर 1 प्राकृतिक लिपि। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है। नंबर 2 ब्राह्मी लिपि। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। नंबर 3 खरोष्टी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में हैं, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। नंबर 4 यूनानी लिपि। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों के शिलालेख का प्रयोग हुआ है। मौर्य सम्राट अशोक ने अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, दम और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन के संदर्भ जानकारी प्राप्त होती है। पुलवामी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी सांस्कृतिक के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के विजय व विदित राजाओं के साथ उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शोनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये संभवतः ऐसी किसी
भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। इसका पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3वीं सदी के अशोक के अभिलेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1937 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। प्रमुख अभिलेख व शासक। नंबर 1 अभिलेख और शासक। नंबर 1 हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खावेल। नंबर 2 जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नंबर 3 नासिक अभिलेख गौतम बलसरी। नंबर 4 प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। नंबर 5 ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नंबर 6 मंदसौर अभिलेख मलवा नरेश यशोवर्मन। नंबर 7 ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। नंबर 8 भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। नंबर 9 देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नोट भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान। नंबर क्रम संख्या स्तंभ लेख स्थल समय संबंध व्यक्ति अभिलेख की विषय वस्तु। नंबर 1 बौद्ध स्तंभ लेख स्थल भरूच समय शुंगकाल संबंध व्यक्ति राजा वासुदेव अभिलेख की विषय वस्तु शंगु वंश का प्रारंभिक स्रोत है। नंबर 2 गरुड़ स्तंभ बेशनगर विदिशा शुंगु द्वितीय भागभद्र नैतिक शिक्षा की युक्ति द्वारा आत्म संयम त्याग और सतर्कता तीनों कार्य स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। नंबर 3 प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख प्रयाग इलाहाबाद गुप्तकालीन समुद्रगुप्त के विजयों का यशोगान जिसकी रचना हरिसेन ने काव्य शैली में की है। नंबर 4 एरण स्तंभ लेख एरण मध्य प्रदेश गुप्तकालीन समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की सूचना देता है। यह वैदर्भी शैली में है। नंबर 5 मथुरा स्तंभ लेख मथुरा उत्तर प्रदेश गुप्तकालीन चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम गुप्त अभिलेख जिसमें गुप्त संवत का सबसे पहला वर्ष वर्णित है। वैष्णव धर्मी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश डालता है। महेश्वरी समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन मिलता है। नंबर 6 महरौली स्तंभ लेख महरौली दिल्ली गुप्तकालीन चंद्रगुप्त सेकेंड मूलतः व्यास के समीप विष्णुवाद पहाड़ी पर स्थित था, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है तथा तत्कालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियान एवं उसके द्वारा सिंधु के साथ युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण है। नंबर 7 भीलसण स्तंभ लेख भीलसण एटा गुप्तकालीन कुमारगुप्त प्रथम लेख में गुप्त की वंशावली का विवरण है। इसमें कार्तिकेय का भी उल्लेख है। नंबर 8 भीतरी स्तंभ लेख भीतरी गाजीपुर गुप्तकालीन स्कंदगुप्त हुणों से किए गए स्कंदगुप्त के पराक्रमी युद्ध एवं उसके द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख। नंबर 9 बिहार स्तंभ लेख बिहार शरीफ पटना गुप्तकालीन स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेध किए जाने का तथा एक स्तूप निर्माण करने का उल्लेख। नंबर 10 एरण स्तंभ लेख एरण मध्य प्रदेश गुप्तकालीन बुद्धगुप्त इसमें चतुर्भुज भगवान विष्णु का सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण तथा विष्णु की महिमा में
महाराजा मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है। सप्ताह के दिनों में नामों का प्रारंभिक प्रयोग है। नंबर 11 एरण स्तंभ लेख। एरण मध्य प्रदेश। गुप्तकालीन भानुगुप्त महान पराक्रमी गोपराज के रणभूमि में शहीद हो जाने एवं उसकी पत्नी के चिता पर सती हो जाने का प्रथम उल्लेख है। नंबर 12 तालगुंडा स्तंभ लेख। शिमोगा मैसूर। गुप्तकालीन शांतिवर्मन मयूर दर्शन। दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत एवं शासक मयूर दर्शन के पल्लवों के संघर्ष तथा रचयिता कवि के रूप में कुंज का उल्लेख है। साहित्यिक स्रोत। यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की 4वीं सदी के पहले की नहीं हैं, तथा ये भी मध्य एशिया से प्राप्त हुई हैं। भारत में पांडुलिपि भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती हैं, परंतु मध्य एशिया में जहाँ भारत से प्राकृतिक भाषा फैल गई थी, ये पांडुलिपियाँ मेष चर्म एवं काष्ठफलकों पर भी लिखी गई हैं। संपूर्ण भारत में संस्कृति की पुरानी पांडुलिपियाँ मिली हैं, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते हैं। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की संतुतियाँ हैं, परंतु बाद के साहित्यों में संतुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी हैं। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन भी मिलते हैं। वैदिक मूल ग्रंथों का अर्थ समझ में आए, इसलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूतों का अध्ययन आवश्यक था। ये वेदांग हैं शिक्षा, उच्चारण विधि, कल्प, कर्मकांड, व्याकरण, निरुक्त, भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिषी। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण है पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला। महाभारत, जिसे व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे तथा इसके नाम जय संहिता था, जिसका अर्थ है विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ। बाद में इससे के श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई तथा भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए और तदनुसार यह सप्तसाहसी संहिता या महाभारत कहलाने लगा। वाल्मीकि रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद हुई थी। प्रतीत होती है राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठानिक और 3 उच्च वर्णों यज्ञों के धनाढ्य पुरुषों द्वारा किए गए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों को विधि विधान श्रौत सूत्रों में दिए गए हैं। जात कर्म, जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान ग्रह सूत्रों में पाया जाता है। श्रौत सूत्र और ग्रह सूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास हैं। शुल्ब सूत्र यज्ञ वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध यानी दक्षिण बिहार में बोली जाती है। इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के बारे में ही नहीं, बल्कि उनके समय के मगध, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर
प्रदेश के कई शासकों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 5500 से भी अधिक वर्ष पूर्व जन्मों से गुजरे थे, जिसका वर्णन जातक कथाओं में है। प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। जैन ग्रंथ की रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में उन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। यह 155 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शकुंतलम। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया। ऐसी साहित्य सभा को संगम कहते हैं, इसलिए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। संगम ग्रंथ एवं बौद्धिक ग्रंथों से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं। इसके मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना अनेक कवियों ने की है, जिनमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं तोलकाप्पियम, शिल्पाधिकरम एवं मणिमेखले। संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इनमें उल्लिखित कावेरीपट्टम का समृद्धिपूर्ण अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य समर्थित हुआ है। ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य एकमात्र प्रमुख स्रोत है। वेदांग, वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। इसमें 6 प्रकार के वेदांग होते हैं। नंबर 1, शिक्षा। वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ है। नंबर 2, कल्प। वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु विधि व नियम। नंबर 3, व्याकरण। इनमें नामों व धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम। नंबर 4, निरुक्त। शब्दों को व्युत्पत्ति हेतु नियम या भाषा चरित्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। नंबर 5, छंद। वैदिक साहित्य में गायत्री, तिष्ठुप, जगती, वहती का प्रयोग किया जाता है। नंबर 6, ज्योतिषी। इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य लग्ध मुनि थे। वेद, उपवेद व विवरण। वेद, उपवेद, विवरण। नंबर 1, ऋग्वेद, जिसका उपवेद आयुर्वेद, विवरण चिकित्सा शास्त्र से संबंधित। नंबर 2, यजुर्वेद और उपवेद धनुर्वेद, युद्ध कला से संबंधित। सामवेद, जिसका उपवेद गंधर्वेद, कला एवं संस्कृति से संबंधित। अथर्ववेद, जिसका उपवेद शिल्पवेद, भवन निर्माण कला से संबंधित। विदेशी विवरण। यूनानी यात्रियों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सैंड्रोकोटस के नाम का उल्लेख किया है। यूनानी विवरणों का यह सैंड्रोकोटस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व है, निर्धारित की गई है। यह एक ही व्यक्ति था। यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज इंडिका उन उद्धरणों के रूप में भी सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेसी और टॉलेमी की जियोग्राफी नामक पुस्तक में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेसी 80
ईस्वी से 115 ईस्वी के बीच किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। चीनी पर्यटकों में प्रमुख हैं फान और हिनशांग। ये दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने एवं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फान या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसने फू को की रचना की, जिससे गुप्त काल में भारत में के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। हिनशांग युआन च्वांग या हर्षवर्धन के समय 629 ईसा पूर्व में भारत आया और शी युंग की रचना लिखी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, नीति रिवाज एवं समाज का वर्णन किया है। इत्सिंग या 7वीं सदी में भारत आया तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया है। सुलेमान या 9वीं शताब्दी भारत आया तथा पाल और पलिहार शासकों के बारे में लिखा है। अलबरूनी महमूद गजनवी का समकालीन। अलबरूनी ने तहकीक-ए-हिंद किताब-उल-हिंद की रचना भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन किया है।